विंटर्स में दिन छोटे होने की वजह से जो हमारे दिन भर के काम हैं वो कहीं न कहीं रुक जाते हैं क्योंकि हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने विंटर को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आज जितने भी टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप ये सब आपके बहुत ही काम आएंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपने जो डेली के काम को है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अपने पूरे दिन को अच्छे से प्रोडक्टिव बना पाएंगे। और अगर आपको मेरे कोई से भी टिप्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले टिप है वो है आंवला से रिलेटेड। तो ये लगभग 4 किलो के जितना आंवला है, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया है। आजकल विंटर्स में जो आंवला है बहुत ही सस्ते मिलते हैं और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे हमारे हेयर में, स्किन के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है आंवला। तो विंटर्स में आप ज़रूर आंवला को स्टोर करके रखें। तो आंवले को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है और जो इसके अंदर का बीज रहता है उससे इसको अलग कर लेना है। तो सारे आंवले को मैंने कुछ इस तरीके से अलग कर दिया था बीज से और इसको अब हम सुखा लेंगे। तो लगभग मैंने 1 हफ्ते के लिए इसको धूप में सुखाया। और जो आंवला है आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं। इसका आप अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, कैंडीज़ बना सकते हैं। बट मैंने इसको बिल्कुल सुखा दिया था, ड्राई कर दिए थे आंवले को और इसको अलग से कर दिया था बीज से। अब जो बीज है इसको फेंकना नहीं है, इसको आपने दोबारा बॉईल करना है लगभग 2-4 मिनट के लिए उसी पानी में जिसमें आपने आंवले को बॉईल किया था। और जब ये ठंडा हो जाए तो आपको इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेना है। तो जो आंवले का जूस है बन के रेडी हो गया है। तो जो इसका जूस है आप सुबह मॉर्निंग में इसको गर्म पानी से पीजिए तो देखिए आपका जो डाइजेशन है कितने अच्छे से वो इम्प्रूव रहेगा। तो इस तरीके से मैंने जूस बना लिया था और जो ये जूस है लगभग 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसके आपके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और जो आंवला मैंने 1 हफ्ते के लिए धूप में सुखा दिया था वो कुछ इस तरीके से हो गए थे। और जो ये आंवला है इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका कैंडीज़ बना सकते हैं और इसका पाउडर भी बना के आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये लगभग 1 साल तक अच्छे से ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इसको डेली एक-एक खा सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जो ये ड्राई आंवला है इसको एक जार में रख लेती हूँ और गर्म पानी में इसको लगभग आधे घंटे के लिए अगर आप रख देते हैं तो आंवले का जितना भी जूस रहता है वो सब पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके का आधे घंटे में बन जाता है और इसको फिर मैं सुबह मॉर्निंग में पी लेती हूँ खाली पेट। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि विंटर्स में आंवला ज़रूर इनटेक कीजिए। और इसके बाद आज का जो सेकंड टिप है वो है सब्ज़ी से रिलेटेड। विंटर्स में काफ़ी ग्रीन सब्जियां आती है और फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं विंटर्स में समर्स के मुकाबले। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार में पूरी सब्जियां वगैरह लेके आ जाते हैं हम लोग हफ्ते भर की। तो प्याज और आलू को तो मैं ज़्यादा ही लेके आ जाती हूँ, जैसे 4-5 किलो एक के साथ लेके आ जाती हूँ प्याज और आलू। और उसकी जो जगह है उसको तुरंत मैं उसको उसकी जगह पर रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, घर बिल्कुल भी बिखरा बिखरा सा नहीं रहता है, क्योंकि हम सब्जी या फ्रूट्स जब भी लाते हैं एक साथ रख लेते हैं या फ्रीज में ऐसे ही स्टोर करके रख लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे या हम लोग जब भी फ्रूट्स वगैरह खाने का मन करता है तुरंत फ्रीज से निकाला और खाने लग जाते हैं बिना वॉश करे हुए। तो अगर आप पहले से इनको वॉश करके रख लेते हैं तो आपको भी अच्छा रहेगा और बच्चे भी अगर खाएंगे तो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। और जब भी आप किचन में हाथ वगैरह धोए टॉवल ज़रूर रखें अपने पास और कपड़ों में बिल्कुल ना पोंछें। और उसके पास जितनी भी पन्नियाँ वगैरह आई हुई थी सब्जी में उसको भी मैं अच्छे से रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत काम आती है कुछ भी चीज़ रखने के लिए या कचरा वगैरह फेंकने के लिए। अब विंटर्स में जो ग्रीन लीव्स वाली सब्जियां रहती है काफ़ी आती है समर्स के मुकाबले। तो जितना हो सके विंटर्स में आप हरी सब्जियां ज़रूर खाएं। और जो ये धनिया वगैरह रहती है काफ़ी आ जाती है और काफ़ी सस्ती रहती है, तो काफ़ी मिल जाती है। ये लगभग 10 रुपये का था तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई ग्रीन वेजिटेबल्स लाती हूँ उसको साथी के साथ मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, ऐसे ही फ्रिज में नहीं रख लेती हूँ। तो क्या करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा रहती है तो कुछ का मैं चटनी बना लेती हूँ और कुछ सब्जी वगैरह रखने के लिए उसको मैं अच्छे से स्टोर करके रख लेती हूँ। लगभग 1 हफ्ते ये चल जाती है और बिल्कुल भी
इसके पत्ते ख़राब नहीं होते हैं, हरे के हरे ही रहते हैं। तो इसमें जितने भी ख़राब पत्ते थे उनको छाँट लीजिए और जो इनकी स्टेम्स थी मोटी वाली उनसे इसको अलग कर लेना है और एक कपड़े में इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख लेना है फ्रिज में। और ये लगभग 1 हफ़्ते तक बिल्कुल वैसी ही रहती है, बिल्कुल भी इसके पत्ते ख़राब नहीं होते हैं। और धनिया के जो डंठल थे उनको मैंने फेंका नहीं था। और उसके बाद क्या करना है, आपने जो इसकी जड़ है उसको अलग कर लेना है और जो ये धनिया के डंठल हैं इससे आपने चटनी बना लेनी है। और कुछ मैंने पत्ते भी डाल दिए हैं धनिया के, बहुत टेस्टी चटनी बनती है इसकी। और आप इसको 3-4 दिन तक चटनी बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल तो पकौड़े वगैरह, चटनी और पराठे काफ़ी बनते हैं, तो एक बार अगर आप चटनी बना लेते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इसको खा सकते हैं। और उसके बाद जो पालक है उसको भी मैं जो फ्रेश रहता है उसी समय इसको साफ़ कर लेती हूँ और जो इसके जड़ है उसको काट के अलग रख लेती हूँ। और इसको फ्रिज में अगर आप रख लेते हैं तो 1 हफ़्ते तक बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं। और देखिए कितना सारा इसमें से कचरा आया, तो इसको अच्छे से सेपरेट कर लिया है मैंने। अब इसके पकौड़े बनाइए, पनीर बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मटर है, मटर भी अगर आप छिलके रख लेते हैं तो आराम से 1 हफ़्ते चल जाते हैं। जब भी आपको सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो दोबारा छिलना नहीं पड़ता है, टाइम इसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। तो अगर पहले से ही आप इसको छिलके रख लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। और आप बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए तो बच्चे भी बड़े इंटरेस्ट से इसको करते हैं। और इसके बाद अब सारी सब्जियां मैं फ्रिज में रख रही थी तो सोचा क्यों ना फ्रिज भी साफ़ किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पे हम फ्रिज रख लेते हैं उसके पीछे काफ़ी धूल डस्ट वगैरह रहती है और जाले वगैरह भी हो जाते हैं। और जो फ्रिज के पीछे ये पानी आता है गंदा, ये भी हम लोग भूल जाते हैं इसको साफ़ करने के लिए। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था साथ में ही, और अच्छे से इसको यहाँ पे इसको रख दिया था, फिक्स कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी धूल वगैरह आ गई थी और जाले वगैरह लगे हुए थे, इसको झाड़ू से साफ़ कर लिया। क्योंकि फ्रिज के नीचे हम लोग आलू प्याज वगैरह रखते हैं तो उसके पत्ते वगैरह आ गए प्याज के और जो आलू होते हैं उसके। और फ्रिज के पीछे भी काफ़ी डस्ट रहती है, जाले वगैरह हैं, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था और इसके बाद मैं अब इसको फ्रिज को यहीं पे रख लूँगी। तो हफ्ते में तो नहीं, लगभग हम 15-20 दिन में फ्रिज के पीछे ज़रूर साफ़ कीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी काफ़ी गंदगी रहती है। और उसके बाद जब नई सब्जियां रखनी होती हैं मैं फ्रिज को दोबारा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जितना भी इसमें ये सामान लगा हुआ है, चीज़ें लगी हुई है, इनको निकाल लेती हूँ और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। एक मैंने स्प्रे बनाया हुआ है, काफ़ी टाइम मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो इसमें विनेगर है और पानी है और थोड़ा सा डिश लिक्विड डाला हुआ है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके अगर आप अच्छे से स्प्रे करते हैं और साफ़ करते हैं तो वो एरिया अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो एक बार पहले मैंने स्प्रे कर दिया था, फिर गीले कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था फ्रिज के अंदर पूरे साइड में। और फिर इसके बाद जो एक ड्राई कपड़ा है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था उससे। और जो ये फ्रिज के साइड में रबर्स वगैरह रहती है, इसमें भी काफ़ी धूल डस्ट वगैरह रहती है, उसको भी मैंने साथ में ही साफ़ कर लिया था। तो इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लिया एक सूखे कपड़े से। और फ्रिज को आप महीने में अगर एक बार साफ़ कर लेते हैं तो आपको पूरे महीने भर उसको दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सब्जियां वगैरह रखते हैं, कभी उसके दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं। तो अगर आप एक बार साफ़ कर लेते हैं तो आपको बार बार उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। इसके बाद जितने भी फ्रिज में से मैंने चीज़ें निकाल के अलग की हुई थी उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब एक एक करके सारे सब चीज़ों को अच्छे से उसमें लगा दिया। और ऊपर के साइड यहाँ पे मैंने अंडे रख लिए हैं और ये कुछ मैंने बॉक्स हैं जिसमें मिर्च है, अदरक है और धनिया वगैरह इसमें रखे हुए हैं। सबके अलग अलग टिफ़िन वगैरह बनाए हुए हैं। और यहाँ पे मैट्स थी इसमें फ्रिज के अंदर, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया एक गीले कपड़े से, क्योंकि क्या होता है इन मैट्स की वजह से काफ़ी दाग धब्बे वगैरह बच जाते हैं फ्रिज में लगने के लिए। तो इस तरीके की मैट्स ज़रूर रखें अपने फ्रिज में। और इसके बाद यहाँ पे ये कुछ टमाटर बचे हुए थे पुराने, इसको मैं अलग से रख लूँगी, नए टमाटर के साथ मिक्स नहीं करूँगी। और ये मेथी है, मेथी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था और एक कपड़े में फ़ोल्ड करके रख लिया। तो लगभग 1 हफ़्ते तक ये बिल्कुल ऐसे ग्रीन ही रहते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप हरे पत्ते वाली सब्ज़ी लाएँ तो 3-4 दिन में उसको ज़रूर ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा रहता है वो। और यहाँ पे जो गाजर थे उनको भी रख लिया और मूली भी साथ में मैंने रख ली है। तो नीचे थोड़ी जो हैवी वाली सब्जियाँ वगैरह है वो रखी है और ये लहसुन भी पहले से ही छिलके रख दिए हैं, मटर भी छिलके रख दिए हैं। तो सबके मैंने अलग अलग बॉक्स बनाए हुए हैं सब चीज़ के। ईज़ी रह जाता है निकालने के लिए। अगर आपको अपना टाइम बचाना है खाना बनाने के लिए तो पहले से आधी प्रिपरेशन करके रखें, जैसे मटर वगैरह छिलके रख लीजिए, है ना, लहसुन वगैरह छिलके रख लीजिए। तो सब कुछ मैं ऐसे स्टोर करके रख लेती हूँ, जिससे कि खाना बनाने समय ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना हो।
और ये पपाया था, पपाया को भी मैंने फ्रिज में रख लिया है। तो सबकी मैंने अलग से जगह बना दी है अच्छे से। और यहाँ पे कुछ मेरे पास ग्रीन वेज ये एप्पल थे, इनको भी रख लिया। ऑरेंज थे, इनको मैंने थोड़ा-सा नीचे रख लिया है फ्रिज के अंदर, और कुछ मैंने बाहर निकाल दिया है, जिससे कि बच्चों को ईज़ी रहेगा। बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश आजकल ऑरेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, तो ज़रूर खाइएगा। और फ्रिज को मैंने उसकी जगह पे रख दिया था। तो जो फ्रिज के अंदर सारा सामान था उसको मैंने अच्छे से मैनेज करके रख लिया था, क्योंकि खाना बनाने में ईज़ी रहता है अगर आपको पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। अगर आपने पहले से इस तरीके से प्रिपेयर करके रखा है तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। और फ्रिज के ऊपर मैं फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ, बच्चों को ईज़ी होता है खाने के लिए। जब भी उनको भूख लगती है तो फ्रूट्स वगैरह ईज़िली वो निकाल लेते हैं। अब बात करें ऑरेंज की, विंटर्स में तो आप लोग सिट्रस फ्रूट ज़रूर खाएँ, जितना भी हो सके जूसी फ्रूट्स खाइए, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं ठंड की वजह से। तो जो अगर आप जूसी फ्रूट्स खाते हैं तो ये आपके अंदर जो विटामिन सी की कमी होती है उसको भी पूरा करता है, और पानी की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप ऑरेंज, संतरे, जो माल्टा और मौसमी वगैरह आते हैं, इनको विंटर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। इससे जो आपकी बॉडी है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है ये संतरे वगैरह, जो भी सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं। तो अगर आपको भी विटामिन सी की कमी को पूरा करना है तो जितना हो सके ऑरेंज खाइए, खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था पहाड़ी नून, यानी पहाड़ी पिसा हुआ हरा नमक। उसके साथ मैं ये ऑरेंजेस को खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। और हो सके तो आप धूप में बैठ के इनको खाइए, आप चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। पर विंटर्स में धूप लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है वो पूरी करता है। और आप कोशिश कीजिए कि दिन में लगभग 20-30 मिनट धूप में ज़रूर बैठिए। इससे जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है वो पूरी हो जाती है। और विंटर्स में आपने नोटिस किया होगा कि विंटर्स में आपको बहुत भूख लगती है। वो इसलिए भी लगती है क्योंकि विटामिन डी की कमी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी ना हो तो लगभग दिन में 20-30 मिनट ज़रूर बैठे, और आप देखेंगे कि आपको जो भूख लगती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और उसके बाद अभी आजकल विंटर्स में धूप आ रही है, जब भी धूप आए तो लगभग 15-20 दिन में आप जो मैट्रेस है उनको धूप ज़रूर दिखाएं। इससे क्या होता है, जो मेरे घर में तो छोटे बच्चे हैं तो कभी पानी फेंक देते हैं या कभी खाने वाली चीज़ें फेंक देते हैं। तो मुझे 15-20 दिन में मैट्रेस को धूप में ज़रूर रखना होता है। इससे मैट्रेस भी ठीक रहते हैं। और अगर आपका मैट्रेस एक तरफ से दबा हुआ है तो आप उसको टर्न कर दीजिए, यानी अभी इस साइड बिछाया था तो अब उसको टर्न करके दूसरी साइड कर दीजिए। इससे जो दबी वाली साइड है वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में कॉटन की बेडशीट बिल्कुल ना बिछाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो बेडशीट होती है जब भी सोने जाते हैं तो बेडशीट हमेशा ठंडी सी रहती है। तो ऐसा ना हो तो हमेशा आप विंटर्स में जो आपके वुलन के आते हैं बेडशीट उन्हें बिछाएं, जो वार्म रहते हैं उनको। जैसे हम विंटर्स में वार्म कपड़े पहनते हैं बॉडी को गर्म करने के लिए, वैसे ही बेड में भी वार्म बेडशीट ज़रूर बिछाएं। इससे आप देखेंगे कि जो आपके बेड है वो हमेशा वार्म रहेगा और बच्चों को भी अच्छे से नींद आएगी। तो आजकल मार्केट में इस तरीके के जो वार्म बेडशीट आती है वो अवेलेबल है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरे बेड में अच्छे से बिछा लूँगी। और आप देखेंगे जो ये वार्म बेडशीट रहती है साइड से, अगर आप इसको अच्छे से दबा के रख देते हैं तो आप बच्चे जितने भी इसमें मस्ती करें, बेड में कूदे, ये जो बेडशीट है बिल्कुल भी हिलती नहीं है। और साइड में मैंने ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं। तो अपने रूम में, किसी भी बेडरूम में, ड्राइंग रूम में ग्रीनरी ज़रूर ऐड कीजिए, तो चाहे वो ओरिजिनल प्लांट हो या हो आर्टिफिशियल प्लांट। और उसके बाद ब्लैंकेट को मैं कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर आप डंप करके एक जगह फ़ोल्ड करके रख लेंगे तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और बच्चे भी ईजी उसको मतलब जब भी ओढ़ना वगैरह होता है, सोते हैं तो ईज़िली उसमें सो जाते हैं। और जो ब्लैंकेट है पूरी ख़राब नहीं होती है, बेड में फैलती नहीं है। और जब फ़ोल्ड करना होता है ईज़िली फ़ोल्ड भी हो जाती है, और बच्चे भी इसको ईज़िली फ़ोल्ड कर देते हैं। तो मेरे घर में रूल है, जो भी बेड में ऐसे लास्ट में उठेगा वही बेडशीट और जो ब्लैंकेट है उसको फ़ोल्ड करेगा। तो बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आप इस तरीके से ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, मुड़ते नहीं हैं, भले बच्चे कितना भी बेड में शैतानी करे या कूदे। तो इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, तो ईज़ी है ये। तो आप भी ज़रूर इस तरीके को अपनाइएगा। तो इस तरीके से मेरा बेड बन के रेडी हो गया। और विंटर्स में तो जो टोपे हैं और सॉक्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो छोटे बच्चों के तो अक्सर काफ़ी टोपे रहते हैं। जैसे एक ही छोटा बच्चा है तो लगभग उसके 5-6 कैप्स तो रहते ही हैं, क्योंकि दिन भर में बच्चे काफ़ी ख़राब कर देते हैं। तो मैं अलग से एक बॉक्स बना के रखती हूँ। तो जब भी निकालना होता है, जैसे बीच में से कोई निकाला तो इस तरीके से निकालो, और आगे की साइड जब रखना हो तो आगे की साइड रख लो, तो ख़राब नहीं होता है। उसके बाद सॉक्स भी बहुत ही होते हैं। जो मेरा
छोटा बेटा है, लगभग उसके 8-9 जोड़ी सॉक्स के हैं, तो वो अक्सर गुम ना हो जाएँ, तो मैं क्या करती हूँ इस तरीके से दोनों सॉक्स को लेती हूँ और इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक ही के अंदर दोनों सॉक्स आ जाते हैं। तो जो जब भी सॉक्स को ढूँढना होता है, तो ये नहीं कि एक का पेयर कहाँ है, दूसरे का कहाँ है, तो अगर आप एक साथ इसको फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ढूँढना भी नहीं पड़ता है और गुम भी नहीं होते हैं। अक्सर जो सॉक्स होते हैं बहुत गुम हो जाते हैं, अगर आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा उसको ढूँढने के लिए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ग्लव्स जो होते हैं उनको भी आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे तो आपको ईज़िली जब भी चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स बना के रखे हैं, जो बाहर जाने वाले हैं वो अलग रखे हैं, जो डेली यूज़ के सॉक्स रहते हैं, ग्लव्स रहते हैं, उनको मैंने इसमें रखा हुआ है। तो जो मेरा छोटा बेटा है उसको वो भी ईज़िली इसमें से ढूँढ लेता है, जब भी उसको बोलो सॉक्स वगैरह लेके आओ तो इसमें से लेके आ जाता है और इसको मैंने टेबल के पास में ही रखा हुआ है। और विंटर्स में क्या होता है, हम पूरे दिन भर घर को कितना भी साफ़ कर ले, पर जब शाम को कपड़े धूप में सुखा के अंदर लेके आते हैं तो जब तक उसको फ़ोल्ड ना करो ना, ऐसा लगता है कि पूरा घर मैसी मैसी सा है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी इसको बाहर से कपड़े लेके आती हूँ तुरंत ही उसको फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि जो घर है बिल्कुल मैसी ना लगे। विंटर्स के कपड़े भी इतने होते हैं, जो एक पर्सन है लगभग 4-5 कपड़े तो पहनता ही है, तो जब वॉश करके आते हैं तो कितने सारे वो हो जाते हैं, तो मैं उसको तुरंत ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि जो घर है बिल्कुल भी बिखरा नहीं रहेगा और तुरंत उसके कपड़े जिस जगह पे जिसके कपड़े हैं वो रख लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ईज़ी भी होता है ढूँढने के लिए। तो इस तरीके से रखती हूँ। और कुछ कपड़े होते हैं जिनको फ़ोल्ड करना थोड़ा-सा वो रहता है, मुश्किल रहता है, जैसे हमारे जो सूट रहते हैं वो पैंट कहीं होता है, दुपट्टा कहीं होता है, सूट कहीं होता है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। जैसे पैंट अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया, उसके बाद जो ये ऊपर का कुर्ता है उसको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, जिससे कि इसकी प्रेस भी ख़राब ना हो और ये दिखने में भी अच्छा लगे। और आप इसको कहीं भी रखेंगे तो तीनों आपको साथ ही साथ मिल जाएँगे। तो जो पैंट और कुर्ता है अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है, उसके बाद जो गरम सूट है या कोई सी भी सूट है उसमें दुपट्टा या स्टॉल आता है, आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी सूट है उसका आयरन भी ख़राब ना हो, तो दुपट्टे में आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल स्पेस नहीं लेता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और विंटर्स में तो हर किसी के पास ये जैकेट्स होते ही हैं, ये जैकेट्स काफ़ी स्पेस लेते हैं और हम इसको कैसे भी फ़ोल्ड करें ये बार बार खुल जाता है उस जगह से और काफ़ी स्पेस लेता है। तो अगर आप इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे तो ये जैकेट्स ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे और कभी खुलेंगे भी नहीं। तो आपने क्या करना है, नीचे से बाहर की साइड को इस तरीके से उसको हाफ़ फ़ोल्ड कर लेना है बाजू तक, और बाजुओं को कुछ इस तरीके से आपस में डालना है और जो ऊपर वाली साइड है उसको नीचे वाली साइड में टक कर लेना है। तो आप देखेंगे कि जो ये जैकेट है बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। और इस तरीके के जो हमारे वुलन कपड़े आते हैं, स्वेटर्स आते हैं, इनको भी आप सेम इसी तरीके से फ़ोल्ड कीजिए, तो आप देखेंगे बहुत ही कम स्पेस में आपके काफ़ी स्वेटर आ जाएंगे। तो इसको भी मैंने नीचे से इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया और जो इसके बाजू है इनको आपस में इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया और नीचे के साइड से इसको फ़ोल्ड कर दिया। तो आप देखेंगे पहले जो ज़्यादा स्पेस ले रही थी ये स्वेटर अब बिल्कुल नहीं लेगी। और हमारे पास ये जो हुडी वाले जैकेट्स वगैरह आते हैं ये भी काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो इसको भी फ़ोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, पीछे की साइड से इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, जैसे हम सिंपली जो टी शर्ट्स वगैरह आती हैं उनको फ़ोल्ड करते हैं, ऐसे फ़ोल्ड करना है। और जो इसकी ऊपर की कैप होती है उसमें इसको इस तरीके से लपेट लेना है, तो आप देखेंगे बहुत ही कम स्पेस में ये पूरा जैकेट अच्छे से फिट हो जाएगा। और जो ये हुडी होते हैं ये भी बहुत इजी है इनको भी फ़ोल्ड करना। अगर आप इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं तो आपके जो वार्डरोब है या अलमीरा है उसमें काफ़ी कपड़े आ जाएंगे वुलन के, और आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो फिर चाहे बच्चों के जैकेट्स हों या बड़ों के हों, तो आप सबको इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए या किसी भी जगह पे आप इसको रखते हैं, बहुत ही कम स्पेस में आप देखेंगे काफ़ी कपड़े आपके आ जाएंगे। तो ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो ड्राइंग रूम है इसमें ज़्यादातर बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं, यहीं पे खाना लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं, खेलते भी यहीं पे हैं और सिंपली मैट बिछा के काम नहीं चलता है, उससे बच्चों को ठंड लग जाती है जब भी नीचे बैठते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली एक जो फॉर्म शीट आती है उसको पहले नीचे बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर जो मैट्स होते हैं उनको बिछा लेती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो इस तरीके से फ़र्श में अगर आप बिछा देते हैं, क्योंकि बच्चे कभी सॉक्स पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं, तो मैं इस तरीके से अगर बिछा के रखती हूँ तो बच्चे आराम से यहाँ पे नीचे बैठ के टीवी देख लेते हैं या खेलना हो तो खेल लेते हैं। और ठंड के टाइम पे टीवी देखते देखते काफ़ी ठंड लगती है, तो क्या करती हूँ मैं, एक पतले पतले जो ब्लैंकेट्स होते हैं उनको रख लेती हूँ, तो टीवी देखते समय बच्चे ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़ लेते हैं। और टीवी देखने के बाद जो ब्लैंकेट्स है वो ऐसे पड़ी रहती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो इसको भी
फ़ोल्ड करने का बहुत ही ईज़ी तरीका है, कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने इसके अंदर ब्लैंकेट फ़ोल्ड की हुई है। तो जब भी टीवी वगैरह देखते हैं तो जो पतली ब्लैंकेट होती है वो अक्सर हम लोग ओढ़ लेते हैं, और इसके बाद जब टीवी वगैरह देख लेते हैं तो ब्लैंकेट ऐसे पड़े रहते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो फ़ोल्ड करके क्या करती हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे यहाँ पे सोफ़े के किनारे पे भी रख सकते हैं। तो पहले मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। जो जो शॉल्स वगैरह होते हैं उनको भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कुशन कवर ले रखा है। कुशन कवर के अंदर इसको मैं डाल दूँगी, और बिल्कुल कोई बता ही नहीं सकता है कि ये कुशन कवर के अंदर आपने ब्लैंकेट्स वगैरह रखी हुई है, और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैं ब्लैंकेट रख लेती हूँ। ये कुशन का काम भी करता है। जब ठंड लगती है, ब्लैंकेट चाहिए, तो यहाँ पे से ब्लैंकेट भी ईज़िली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुशन्स रख देती हूँ बीच में। आप चाहे तो ब्लैंकेट को सिंपली ऐसे भी रख सकते हैं, बट वो दिखने में थोड़ा-सा ऑड लगता है। तो अगर आप कुशन में इस तरीके से उसको डाल देते हैं, तो कुशन का काम भी करता है और दिखने में ऑड भी नहीं लगेगा। और इसके बाद बच्चे आजकल ठंड के टाइम पे बच्चे कुछ ना कुछ स्नैक्स माँगते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप भी ट्राई कर सकते हैं। जो ये कॉर्न्स होते हैं, घर पे ही पॉपकॉर्न बन जाते हैं। तो इन कॉर्न्स का मैं पहले पॉपकॉर्न बना लूँगी। तो बहुत ईज़ी है, ये जो कॉर्न्स आते हैं पॉपकॉर्न वाले, इनसे घर पे आप बड़े ईज़िली पॉपकॉर्न बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो पॉपकॉर्न बन गए थे, इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। अब क्या करना है, आपने एक कोई सा भी पैन ले लेना है, उसमें जो गुड़ होता है उसको मेल्ट कर लेना है। तो आपने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया था, मैंने ऐड कर दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से मेल्ट कर दिया था, और आपको तब तक इसको मेल्ट करना है तब जब तक एक तार की ये चाशनी जैसी ना बन जाए। तो जैसे अच्छे से चाशनी बन जाए, उसके ऊपर मैंने फिर घी डाल दिया 1 चम्मच, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जैसे एक तार की चाशनी बन गई, और जितने पॉपकॉर्न्स थे सब इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, और इसे आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वैसे तो बच्चे गुड़ खाते नहीं हैं, तो अगर आप पॉपकॉर्न में मिक्स करके अगर इस तरीके से बच्चों को खिलाएँगे तो उनको काफ़ी पसंद आने वाला है, और झटपट बन के रेडी हो जाता है इस तरीके का स्नैक्स। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंटर्स में अक्सर हम प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। तो मेरे पास एक ये बहुत प्यारा सा वंडरजू प्लांट था, जिसको मैंने टायर में लगाया हुआ था। तो मैं क्या करती हूँ, टाइम टू टाइम इसमें जितनी भी ड्राई लीव्स हैं उनको रिमूव कर देती हूँ, और इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से फिर ग्रो करने लग जाते हैं। तो आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं उनकी टाइम टू टाइम कटिंग करते रहिए, और जो ड्राई लीव्स हैं उनको हटा दीजिए। अगर आप ड्राई लीव्स इसमें रहती है, कहीं ना कहीं जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और विंटर्स में आप हमेशा खासकर ध्यान दीजिए, आप प्लांट्स में तभी पानी डालिए जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाती है, क्योंकि अगर आप विंटर्स में पानी ज़्यादा डालेंगे तो जो प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आज की जो सबसे लास्ट टिप है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे हाथों से रिलेटेड। अक्सर हम जो हाउस मेकर्स होती हैं बर्तन वगैरह वॉश करती है, जिसकी वजह से जो हमारे हाथ होते हैं काफ़ी ड्राई हो जाते हैं एंड रफ हो जाते हैं, चुभने लग जाते हैं। तो विंटर्स में खासकर होते हैं, क्योंकि गर्म पानी ठंडा पानी हम यूज़ करते हैं और जो स्क्रबर यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो हमारे हाथ हैं रफ हो जाते हैं और चुभने लग जाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आपने क्या करना है, 2 बोतल लेनी है। मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन लिया है, ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में मैं गुलाब जल ऐड कर दूँगी। तो दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन बनाना है, और जो ग्लिसरीन की बोतल है इसमें ही मैंने गुलाब जल ऐड किया है। इसमें बस आपको गुलाब जल और ग्लिसरीन ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं करना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए ग्लिसरीन और गुलाब जल, तो आपने इसके ऊपर बोतल में एक होल कर देना है और इस सॉल्यूशन को अलग रख लेना है। अब दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें क्या करना है, आपने ग्लिसरीन गुलाब जल लिया है, आपने बस इसमें एक आधा नींबू और ऐड कर लेना है। ये नींबू हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे हाथ होते हैं काफ़ी रफ़ हो जाते हैं, फट जाते हैं और थोड़े थोड़े काले निशान पड़ जाते हैं पैरों में या हाथों में। तो नींबू उसको रिमूव करता है, साफ़ करता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने हाथों में स्प्रे करना है और थोड़ी सी इसकी मसाज करनी है बस। और जो हमने गुलाब जल और ग्लिसरीन का बनाया था, लिक्विड बनाया हुआ है, इसको आपने यूज़ करना है अपने फेस में, क्योंकि जिसके फेस में ज़्यादा झुर्रियाँ वगैरह आ गई हैं उसमें अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आपकी फेस की स्किन
स्किन है थोड़े दिन बाद टाइट हो जाती है। और जो हमने स्प्रे बनाया था नींबू वाला, उसको अपने पैरों में अच्छे से मसाज कर लेना है। जिसके पैर ज़्यादा फट गए हैं वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और बहुत सी लेडीज़ें क्या करती है, काफ़ी आलस करती है, तो जब भी आप पैरों में लगाएं तो उसको गर्म पानी से एक बार अपने पैर अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो आलस करती है कि पैर कौन वॉश करे, कौन क्या करे, तो आप 1 मिनट रुकिए और सोचिए कि मैं दिन भर में अपनी पूरी फैमिली को कितना टाइम देती हूँ, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं दे सकती हूँ। तो आप जब ऐसा सोचेंगे तो आपको खुद ही होगा कि नहीं, मैं खुद वॉश करूँ। तो जब भी आप सोने से पहले अपने पैर को गर्म पानी से वॉश कीजिए और ग्लिसरीन लगाइए। उसके बाद रात को सॉक्स पहन के सो जाइए। तो आप देखेंगे कुछ दिन में आपके जो फटी एरिया हैं बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। और ये टोटली आपके ऊपर है कि आप सॉक्स पहन के सोते हैं या बिना सॉक्स के। और किचन में मैं हमेशा उस लिक्विड को रखती हूँ जो लेमन वाला हमने बनाया हुआ था, क्योंकि किचन में हम क्या होता है अक्सर गर्म पानी, ठंडा पानी या स्क्रबर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। तो जब भी आप बर्तन वॉश करें उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से सुखा लीजिए और इस स्प्रे को अच्छे से हाथ में अच्छे से मसाज कर लीजिए कि इससे आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरे आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।